जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज द हिंदू समाचार विश्लेषण में हम लेकर आए हैं 22 सितंबर 2020 के हिंदू पेपर से कुछ प्रमुख आर्टिकल से कुछ प्रमुख पॉइंट, जिनको हम एक एक करके देखेंगे और पूरी न्यूज का एनालिसिस करेंगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू कर देते हैं और पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहला ये जो आर्टिकल आपके सामने है, ये पेज नंबर 6 से है और आपके जीएस पेपर 2 से संबंधित है। देखिए, इसकी हेडलाइन समझिए, अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, इसका एक बार संदर्भ समझ लेते हैं जो आपको पता ही होगा, न्यूज में चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अपने संसद में, राज्यसभा में कुछ सांसदों ने हंगामा किया था और उसके बाद उनका निलंबन भी कर दिया गया। निलंबन के बाद वो धरने पर बैठे, हालांकि आज वो धरने से उठ गए हैं, लेकिन ये सब हंगामा अभी चल रहा है। तो इसी के ऊपर ये बेस है, इसी के ऊपर सारी कहानी लेखक ने लिखी है और सारे पक्षों को यहाँ पर दिखाया है। देखिए, अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इस लाइन का मतलब समझिए, इस पंक्ति का मतलब समझिए। इसका मतलब ये होता है कि संसद में कोई भी सांसद अगर किसी प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, अगर कोई अराजक व्यवहार करता है या कोई अनैतिक व्यवहार करता है, तो ऐसे सांसद को ये सब करने से रोकने के लिए हम लोग पॉइंट ऑफ ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ऐसे हर सांसद को ऐसी हर क्रियाविधि से अलग करता है या उसे रोकता है। उसके लिए चाहे कुछ भी करें, चाहे उसका निलंबन करें या उस पर और भी कुछ करें, तो ऐसा अधिकार वो देता है। हालांकि ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बारे में एक बात और साफ है कि सांसदों के अधिकारों को ये नहीं छीन रहा। सांसदों के जो अधिकार हैं बहस करने के, डिबेट करने के या वोट करने के, उन अधिकारों को नहीं छीन रहा है। लेकिन जब भी कोई सांसद अनैतिक व्यवहार करेगा या संसद की गरिमा को चोट पहुंचाएगा, तो उसको रोकने के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर का इस्तेमाल क्यों किया गया, इसको समझिए। देखिए, अभी संसद में आपने देखा था कि दो विधेयक पेश हुए थे और वो विधेयक पास भी हुए। ठीक है, इन विधेयकों के ही ऊपर ये पूरा हंगामा हुआ था। इन विधेयकों के बारे में लोकसभा में ये पास हो गए क्योंकि वहां सरकार का बहुमत है, वहां पर बिना चर्चा के ये पास हो गए। इसी प्रकार राज्यसभा में भी ये पास हो गए, जबकि राज्यसभा में सरकार का बहुमत इतना नहीं है, तो यहां पर उम्मीद थी कि इस पर चर्चा होगी। परंतु यहां पर भी ये बिना किसी वोट के, बिना किसी चर्चा के यहां पर पास कर दिए गए और बहुत आनंद फानन में पास कर दिए गए। इसी बात को लेकर जो विपक्षी सांसद थे, उन्होंने कहा कि इन विधेयकों को कम से कम चर्चा के लिए सिलेक्टिंग कमेटी तक भेजा जाना चाहिए, सिलेक्ट कमेटी तक भेजा जाना चाहिए, जहां पर इसके बारे में चर्चा हो और सारी चीजें निकल कर यहां पर आए। लेकिन यहां पर जो इस समय राज्यसभा के उपसभापति थे हरिवंश जी, उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि किसी भी प्रकार का वोट विभाजन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का मत विभाजन नहीं होगा, और बिना किसी वोटिंग कराने से उन्होंने इसको पास कर दिया। इसी बात पे सारा मसला अटका हुआ है, पूरा हंगामा इसी बात पर है। पक्ष और विपक्ष में जितने भी वोट पड़े, वो ही मतलब होता है डिवीजन ऑफ वोट का। देखिए, इस आर्टिकल में एक टर्म यूज की गई है, डिवीजन ऑफ वोट। ठीक है, डिवीजन ऑफ वोट। तो ये डिवीजन ऑफ वोट का मतलब क्या होता है कि वोटिंग कराना है ना, कि पक्ष में कितने हैं उसके, किसी भी विधेयक के पक्ष में कितने लोग हैं या विपक्ष में कितने लोग हैं, तो ऐसा कराना वो डिवीजन ऑफ वोट। तो राज्यसभा के उपसभापति ने यही किया कि इस पर डिवीजन ऑफ वोट के लिए मना कर दिया, यानी मतों के विभाजन के लिए उन्होंने मना कर दिया। जबकि सभी सांसद मांग कर रहे थे इसकी कि आप वोटिंग कराइए, इस पर मतों का विभाजन कराइए, देखिए कौन कितने पास है, कौन कितने दूर है, या कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है इसके। लेकिन वहां पर उपसभापति ने इसको मना कर दिया और इसी वजह से ये सारा हंगामा हुआ। हालांकि देखा जाए तो दोनों ही विधेयकों को, चाहे वो संवैधानिक स्तर हो और या फिर व्यवहारिक स्तर हो, दोनों ही स्तरों पर कई जगह से चुनौतियां मिली हैं। चाहे वो व्यवहारिक स्तर हो, दोनों ही प्रकार से इस बिल को जो चुनौतियां मिली हैं और चुनौतियां दी गई हैं, काफी लोगों ने इस पर सवाल उठाया है। अब देखिए, एक बात यहाँ पर स्पष्ट है कि वोटिंग के लिए जो भी हंगामा हुआ है, उसके लिए नियम प्रक्रिया पूरी संसद में स्पष्ट है कि किस प्रकार वोटिंग होनी है या किस प्रकार नियम है उसके, वो सारे स्पष्ट हैं। कई प्रकार से वोटिंग संसद में होती है। एक तो ध्वनि मत से होती है, अगर मान लीजिए ध्वनि मत से ही सबको समझ में आ जाता है। ध्वनि मत का मतलब आप एक बार समझ लें। ध्वनि मत का मतलब ये होता है कि जो सभापति है, जो स्पीकर है, वो किसी भी विधेयक को बोलता है और उसके हाँ या ना में जवाब देने होते हैं। तो अगर आवाज से ही, जैसे सभी लोग अगर हाँ में हैं तो यस बोलते हैं, अगर ना में है तो नो बोलते हैं। तो अगर आवाज से ही पता लग जाता है तो उसको ध्वनि मत बोलते हैं, ध्वनि मत से पारित होना।
इसके अलावा वहाँ पे एक ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर भी होता है, उससे भी वोट काउंट किए जाते हैं। या फिर इसके अलावा एक तरीका और भी होता है कि जो स्पीकर है वो जो पक्ष में सांसद होते हैं उनको लॉबी में बुला लेता है, कि जो भी पक्ष में है वो लॉबी लॉबी की मतलब है कोई भी खाली स्थान बीच में होता है वहाँ बुला लेते हैं, उनकी संख्या के हिसाब से भी वोटिंग हो जाती है। तो ऐसे कई तरह के प्रक्रियाएं हैं वहाँ पर वोटिंग के। अब इन सब चीजों के बाद भी, जितने ये प्रक्रियाएं स्पष्ट हैं उसके बाद भी, अगर एक भी सदस्य इस बात की मांग करता है कि वोटिंग होनी चाहिए, तो वोटिंग आयोजित होना ही चाहिए, ये संसद का नियम कहता है। अधिकतर केसेस में इसकी मांग हो ही जाती है। अधिकतर केसेस में जो भी पार्टियां हैं, जो भी दल हैं, वो इसकी मांग करते हैं वोटिंग की, ताकि ये पता लगे कि किसी भी विधेयक के बारे में कौन पार्टी विपक्ष में है, कौन पार्टी पक्ष में है, या कौन सांसद विपक्ष में है, कौन सांसद पक्ष में है, ऐसा पता होना चाहिए। तो अधिकतर इसकी मांग हो ही जाती है। परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार इसकी मांग के बावजूद जो उपसभापति थे उन्होंने वोटिंग नहीं कराई और बिना वोटिंग के इसको ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी बात पे पूरा हंगामा यहाँ पर हुआ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सरकार की तरफ से एक जो व्याख्या है वो क्या दी गई, सरकार ने क्यों क्यों इसको सही ठहराया। सरकार ने कहा कि उसको हमने इसलिए केवल वोटिंग नहीं कराई क्योंकि जो सांसद थे उनका व्यवहार अनैतिक था, उनका व्यवहार जो था वो सही नहीं था, इसीलिए हमने वोटिंग नहीं कराई। अगर वो सही तरीके से, नैतिक तरीके से संसद के नियमों का आदर करते हुए मांग करते तो हम उसको जरूर पास कराते, लेकिन वहां पे एक अव्यवस्था फैल गई थी सभी सांसदों के व्यवहार के कारण, इसीलिए वहां पर वोटिंग कराना पॉसिबल नहीं था और इसीलिए हमने वोटिंग नहीं कराई। अब देखिए यहीं पे लेखक ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर उठाया है अपने इस आर्टिकल में। लेखक ने कहा कि देखिए जब संसद में वोटिंग करानी थी तो उपसभापति ने कहा कि भाई अव्यवस्था फैली हुई है और हम वोटिंग नहीं करा सकते, इसलिए हमने इसको पास कर दिया। ठीक है। तो यहां पर लेखक ने यही क्वेश्चन उठाया है कि जब अव्यवस्था के चलते वोटिंग नहीं हो पाई तो अव्यवस्था के चलते उनको पास कैसे कर दिया। जब उन बिलों को पास कर रहे थे तो क्या उस समय अव्यवस्था नहीं थी, शोर शराबे के बीच ही उपसभापति ने वो सारे विधेयक पास कर दिए, तो क्या उस समय अव्यवस्था नहीं फैली हुई थी संसद में या सदन में। तो ऐसा एक कटाक्ष उन्होंने किया अपने लेख में। इस बार इसी बात को लेकर इसमें चर्चा की गई है। देखिए कई पार्टियां हैं संसद में, कई पार्टियां ऐसी हैं जो सिलेक्ट कमेटी के पास इसको ले जाने की बात कर रही हैं कि जो विधेयक है उसको सिलेक्ट कमेटी के पास ले जाया जाए, वहां पे चर्चा हो, चर्चा के बाद जो भी उसमें इश्यू है, जो भी संशोधन होने हैं वो उसमें हो और उसके बाद फिर ये बिल पास किया जाए। लेकिन सरकार का यहाँ पे कहना बिल्कुल नहीं है, सरकार ने बिना किसी चर्चा के ही इसको पास करा दिया है। और सरकार ने दावा किया है कि उनके पास जो विधेयक पास कराने के लिए पूरा जो बहुमत होना चाहिए वो पूरा है। हालांकि लेखक ने यहाँ पर एक प्रश्न उठाया है कि अगर सरकार के पास राज्यसभा में भी अपने विधेयक को पास कराने का पूरा बहुमत है तो इस प्रकार के कपटपूर्ण व्यवहार क्यों हो रहे हैं, इस प्रकार के कपटपूर्ण व्यवहार क्यों हो रहे हैं संसद में या राज्यसभा में या कहीं भी, कि सरकार को इस तरीके से अपने बिल पास कराने पड़ रहे हैं। अगर उनके पास पूरा बहुमत है तो सीधी प्रक्रिया से जो नैतिक प्रक्रियाएं हैं उनको लेते हुए हाँ पास कराइए। तो यहाँ पर लेखक ने एक बहुत सवाल उठाया है सरकार के इन दावों पर कि उनके पास ये सब नहीं है। और यहाँ पर एक बात सही भी है। देखिए चाहे मेजॉरिटी किसी के भी पक्ष में हो, बहुमत किसी के भी पक्ष में हो, कोई विधेयक पास हो या ना हो, इन सबसे ऊपर जो है वो है संसद की प्रक्रिया की गरिमा। अगर संसद की प्रक्रिया की गरिमा की बात करें तो वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी स्थिति में उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये लेखक ने अपने इस लेख में कहा है और ये सही भी है। चाहे वोटिंग हो या ना हो ये अलग मैटर है, लेकिन संसद की जो गरिमा है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। संसद में जो वोटिंग का राइट है, ये वोटिंग जो है ये संसद की प्रधानताओं में से एक है। अगर वोटिंग ही नहीं होगी तो संसद का मतलब ही क्या रह गया, फिर वो निरंकुशता हो गई, जिस तरीके से अपने अपनी मर्जी के मालिक होते हैं वैसा काम हो गया। ये लेखक ने अपने इसमें पॉइंट आउट किया है कि वोटिंग जो है वो संसद की प्रधानताओं में से एक है, वो सबसे पहले है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि संसद में जो भी हुआ ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं, पहले भी लॉबी में लोग आते रहे हैं, सांसद आते रहे हैं, तो ये कोई घटना पहली बार नहीं हुई है, लेकिन अनैतिक घटना है। लेखक ने इसको भी माना है कि ये घटना जो है ये अनैतिक है, ये भी माना है। संसद कोई सीधी सी बात है, कोई यहाँ पे थिएटर नहीं है, कोई यहाँ पर कोई मूवी नहीं चल रही है जहाँ पे आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहाँ पे आप शोर शराबा कर रहे हैं, बल्कि ये एक विचारों का मंच है।
जहां पर आपको केवल आके अपने विचारों को आदान प्रदान करना है और देश के लिए सही नीतियों का निर्माण करना है। इसका मतलब ये गलत था, ये जो भी हुआ ये लेखक ने गलत माना है। लेकिन फिर भी जब ये लेखक ने इनको गलत माना है, फिर भी जो उपसभापति का यहाँ पर रोल है उसको भी लेखक ने संदिग्ध माना है और उसकी भी आलोचना यहाँ पर की है। देखिए, सार्थक विचार विमर्श संसद में काफी वर्षों से देखने को नहीं मिला है। संसद में हमेशा से ये होता आया है, स्पेशली भारत के संसद में, कि जो विपक्ष है उसकी आवाज को हमेशा ही दबाया जाता है, उसकी आवाज को इग्नोर किया जाता है। ठीक है, उच्च सदन के फंक्शन को भी कम करते हैं। देखिए, एक मैं आपको बताऊं, एक मनी बिल नाम से बिल होता है, मनी बिल यानी धन विधेयक। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी किसी भी सरकार को, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, जब भी उन्हें लगता है कि कोई विधेयक पास नहीं होगा राज्यसभा में या उसको पास कराना मुश्किल है, तो वो क्या करते हैं, किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित कराने का प्रयास करते हैं। और धन विधेयक की खास बात यह है कि इसे केवल लोकसभा में ही पास कराना होता है, इसे राज्यसभा में पास कराना नहीं होता। तो जनरली ये भी करते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि राज्यसभा के जो फंक्शन हैं उनको दरकिनार किया जाता है, जो उसकी महत्वपूर्ण है जो चीजें, उसके स्थान को डामाडोल किया जाता है, उसके फंक्शन को कम करने का प्रयास किया जाता है। और यही इस बार भी हुआ है। और जो इस बार लेखक ने कहा है कि जो ये चीज हुई है कि वोटिंग करने से ही मना कर दिया गया, ये संसद के मूल्यों में बहुत जबरदस्त गिरावट है, जो इतिहास में पहली बार देखने को मिली है कि वोटिंग कराने से ही मना कर दिया गया हो। तो ये काफी निंदनीय है जो संसद में इस बार ये कार्य हुआ है। इसके अलावा लेखक ने एक और प्रश्न यहाँ पे उठाया है कि इतना सब होने के बाद भी जो 8 सांसद थे उनको भी निलंबित कर दिया गया, उनको भी राज्यसभा से हटा दिया गया है 1 हफ्ते के लिए। तो ये एक और यहाँ पे पॉइंट आउट हो जाता है कि क्यों हटाया गया उनको, वो तो अपनी केवल वोटिंग की ही मांग कर रहे थे। इसके अलावा मैं एक बात आपको और बता दूं कि जो अविश्वास प्रस्ताव सांसद लेके आए थे, हुआ क्या था कि जो निलंबित सांसद थे, वो 8 सांसद, वो सांसद क्या थे, अविश्वास प्रस्ताव लेके आए उपसभापति के विरुद्ध। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम आपको ही हटा देंगे। लेकिन जो हमारे राज्यसभा के सभापति हैं, यानी हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव को भी तुरंत खारिज कर दिया। ये एक और बड़ी देखा जाए तो एक हठधर्मिता थी यहाँ पर कि पहले तो हमने वोटिंग से मना कर दिया, फिर उनको निलंबित कर दिया, और उसके बाद जब वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए तो उसको भी हटा दिया, उसको भी रिजेक्ट कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया। तो ये एक इस समय बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रही है लेख में कि इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं और इस तरह की बातों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो वास्तव में संसद का जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य स्थिति है, वो वाकई में गिरी है। पिछले कुछ वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, हमने देखा है, लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स हमने देखी हैं। तो इनको लेकर हमें आगे काम करना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर एक विश्वास का माहौल बने और सही काम आगे हो जाए। अंत में सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने हालांकि राष्ट्रपति से भी अब गुजारिश की है। होता क्या है, आप सभी को पता होगा कि कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसको पारित करने के लिए अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकते हैं, उस पर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी सभी पार्टियां जो हैं, विपक्षी पार्टियां, वो राष्ट्रपति के पास ही गई हैं और उनसे उन्होंने आग्रह किया है कि ध्वनिमत से पारित इस विधेयक को पास ना करें, इसको रोक दें और आगे इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजें, ताकि चर्चा होने के बाद ये सही तरीके से पेश हो पाए, सही तरीके से चल पाए। ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। आगे बढ़ जाते हैं अगली चीज पर। विद चाइना एज बैकड्रॉप, न्यू दिल्ली इज मॉस्को वॉच। पेज नंबर 6 पर है, जीएस पेपर 2 के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको समझेंगे एक बार कि कैसा ये आर्टिकल है और यहाँ से क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस समय हम सभी जानते हैं, इस समय हम देख रहे हैं कि वैश्विक कूटनीति में, वैश्विक राजनीति में भारत का कद धीरे धीरे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे भारत का कद बढ़ रहा है वैसे वैसे भारत के सामने चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। भारत के विपक्षी, भारत के पक्षधर, इन दोनों में एक संतुलन बना पाना इस समय काफी मुश्किल होता जा रहा है भारत सरकार के लिए। लेकिन प्रयास हमारे उच्च स्तर तक जारी हैं। उसी संदर्भ में यह है कि चाइना से बैकड्रॉप के बाद न्यू दिल्ली और मॉस्को यानी रूस की बात की गई है, उसके संबंधों में क्या होना चाहिए या किस तरह से हमें आगे काम करना चाहिए, यहां पर यह बात दिखाई दे रही है। देखिए, इंडिया और चाइना में अभी टेंशंस चल रही हैं। इंडिया और चाइना दोनों में ही कई प्रकार की टेंशन चल रही हैं, और ये टेंशन शुरू हुई है, हम लोग पहले भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, कि जो भी सीमा विवाद है, उस सीमा विवाद से ही भारत और चीन में जो संघर्ष है, जो विवाद है, वो बढ़ता चला जा रहा है, और वो सीमा विवाद से हटकर आगे राजनीतिक स्तर तक पहुंच गया है और आर्थिक स्तर तक भी पहुंच गया है।
भारत ने कई कंपनीज को चाइना की बैन कर दिया, चाइना के कई इन्वेस्टमेंट को बैन कर दिया है। चाइना से आने वाले हर इन्वेस्टमेंट पर अब सरकार की निगाह है, सरकार अगर कहेगी तो वहां से इन्वेस्टमेंट आएगा वरना नहीं आएगा। ऐसे कई सारे एलिगेशन चाइना पर अभी इनडायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट ने लगाए हैं, तो काफी टेंशन का माहौल यहाँ पर है। इसी बीच देखें तो अभी 15 से 26 सितंबर तक भारत, रशिया और चाइना की एक एक्सरसाइज भी होनी थी, जिसके बारे में आपको मालूम होगा, काकेशस एक्सरसाइज उसका नाम था, उसको भी भारत ने रद्द कर दिया है। हालांकि भारत ने उसका कारण यही बताया है कि हम कोरोना के कारण इसको रद्द कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे सैनिक वहां पर जाते हैं और वहां से अगर इन्फेक्टेड होकर वापस आते हैं तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य यहाँ पर हमारा रहेगा, इसलिए हम रद्द कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारत का इसको रद्द करने का एक मकसद यही है कि पूरे विश्व पटल पर इस समय भारत और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ऐसे दौर में अगर दोनों सेनाएं एक साथ रहेंगी तो वो एक थोड़ा सा विरोधाभास हो जाएगा कि एक तरफ तो हम लड़ रहे हैं एक दूसरे से और दूसरी तरफ हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा। इस वजह से कहीं ना कहीं भारत ने इस अभ्यास को ही रद्द कर दिया है। देखिए, जून में इसके पहले हम बात करें तो मॉस्को में भारत चाइना की मीटिंग हुई थी, लेकिन कोई अधिकारिक निर्णय नहीं हुआ। अब इस लेख में सवाल ये है कि जिस तरीके से चीन और रूस से हमारे संबंध हैं, उन संबंधों में भारत की आगे क्या संभावनाएं रहेंगी, वो यहां पर दिखाया गया है, वो यहां पर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। देखिए, अगर हम चीन की बात करें तो चीन के जिस जिस तरह के व्यवहार हैं भारत के साथ, जिस तरह का विश्वास भारत के साथ है, वो कहीं ना कहीं भारत को चीन से दूर ले जाता है। चीन कभी भी भरोसेमंद हमारा नहीं रहा है और हमेशा एंटी इंडिया रहा है चीन, इसलिए भारत और चीन के बीच में संबंध होना मुश्किल है। इसलिए भारत ने चीन की जगह जो है वो यूरोप और अमेरिका को चूज करा और वहां पे अपने संबंधों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उधर रूस की बात करें तो रूस के ऊपर इतने एलिगेशंस हैं, इतने प्रतिबंध हैं कि वो यूरोप और अमेरिका के देशों से अपने संबंध नहीं बढ़ा पाया, इसीलिए उसकी मजबूरी थी चीन जैसे देशों से अपने संबंध बढ़ाना, यानी अपने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना। अब यहां पे भारत के लिए परेशानी वाली बात यह है कि रूस और चीन का गठजोड़ अगर हो जाता है तो उस बीच में भारत अपने आप को कैसे स्टैंड करेगा, इस बात की चिंता इसमें पूरी दी गई है। इस लेख में बताया गया है कि किस तरीके से भारत रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को आगे मजबूत कर सकता है, या रूस के साथ कैसे अपने संबंधों को आगे कर सकता है। अभी जून की बात करें तो जून में मॉस्को में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें भारत और चाइना के लोग मिले थे, भारत के चाइना और के अधिकारी मिले थे, लेकिन कोई आधिकारिक निर्णय वहां से नहीं हो पाया था उस मीटिंग में भी। उसमें भी इंडिया को लगा कि रूस जो है वो हो सकता है भारत और चीन के संबंधों के बीच में एक मीडिएटर यानी बिचौलिए का काम करे। देखिए, भारत भी नहीं चाहता कि इस समय सीधा युद्ध वो लड़े। अगर सीधा युद्ध भारत लड़ता है तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके मन में पीड़ा थी कि अगर भारत इस समय युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो पिछले 30-40 वर्षों में जो भारत ने प्रगति की है वो फिर से भारत को पीछे ले जाएगी। अतः वो चाहते हैं कि जो भी विवाद है वो बिना युद्ध के, बिना किसी हानि के, बिना किसी नुकसान के निपट जाए, और इसके लिए जरूरी है कि जो मीडिएटर हैं उनके रूप में रूस काम करे भारत और चाइना के बीच में। ऐसा हुआ था, लेकिन किंतु ऐसा नहीं हुआ। रूस के अपने अलग प्रोपेगेंडे थे, रूस के अलग अपने कुछ नियम कायदे कानून थे, जिसकी वजह से रूस एक मीडिएटर नहीं बन पाया, और जो जून में मॉस्को मीटिंग हुई थी वहां पर कोई भी ऐसा निर्णय, कोई भी ऐसा आधिकारिक निर्णय नहीं हो पाया। उसके बाद फिर राजनाथ सिंह जी, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, वो भी अभी मॉस्को गए थे, वहां पर उन्होंने मीटिंग की है। चाइना के जो रक्षा मंत्री थे उनके साथ वो उन्होंने मीटिंग की, लेकिन वहां पर भी एक इनफॉर्मल न्यूज आई कि राजनाथ सिंह जी और बाकी लोगों के बीच में, चाइनीज जो अधिकारी थे उनके बीच में एक झड़प सी हो गई थी, एक वार्तालाप वहां पे बुरा हो गया था, बट ये ऑफिशियल न्यूज नहीं आई। तो देखा जाए तो राजनाथ सिंह जी की भी बात वहां पर नहीं बनी और वो भी उन चीजों को आगे करने में सफल नहीं हो पाए। उसके बाद हमारे जो एस जयशंकर जी हैं, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो फिर मॉस्को गए थे। अभी एससीओ की मीटिंग थी वहां पे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, तो वहां पर वो गए थे और वहां पर उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से काफी अच्छी बातचीत की, काफी एक खुशनुमा माहौल में उन्होंने बातचीत की, और युद्ध टालने संबंधी या विवाद को हल करने संबंधी जितने भी उनकी टैक्टिक्स हो सकती थी उनको वहां पर उन्होंने अप्लाई करा, और किसी तरह उन्होंने संबंधों को दोबारा सुदृढ़ करने का प्रयास वहां पर किया। देखिए, रूस के साथ मैंने बताया आपको कि रूस का प्रॉब्लम क्या है कि रूस के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध बहुत सारे हैं, इसीलिए पूरे विश्व से वो कटा हुआ है, और इसलिए वो चाइना या टर्की या नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ऐसे देशों के साथ वो अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करता है, क्योंकि ये उसकी मजबूरी है। भारत भी चीन के साथ नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि चीन का जो व्यवहार है वो भरोसेमंद नहीं रहा है, इसलिए भारत यूएसए और यूरोप की तरफ बढ़ा। अब ऐसे में रूस और भारत दोनों के जो हित हैं वो टकरा रहे हैं आपस में।
यानी रूस के भी हित टकरा रहे हैं और भारत के भी हित टकरा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भारत और रूस के संबंधों का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है आगे भविष्य में भारत के आर्थिक विकास के लिए और राजनीतिक विकास के लिए भी। इसी सब चीज़ों को यहाँ पर हर्ष विपन ने लिखा है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ खास यहाँ पर बात ऐसी नहीं है, बस एनालिसिस है जो आपको मैंने यहाँ पर बताया। आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ, डेल्यूशन विदाउट एडिक्वेट डिलिबरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल यहाँ पर आया है आज के पेपर में, पेज नंबर 7 पर है और जीएस पेपर 3 से संबंधित है। कुछ कुछ परसेंटेज में जीएस पेपर 2 से भी संबंध रखता है हालांकि ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बात की गई है कुछ हमारे लेबर रिफॉर्म्स के बारे में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको समझना है पूरा। देखिए इसके संदर्भ की बात करें तो संदर्भ ये है कि 2019 में कुछ लेबर लॉज लाए गए थे, जिसमें 4 लेबर लॉ थे, 4 जो श्रम कानून थे वो लाए गए थे। 4 में से एक उस समय पास हो गया था और बाकी 3 पास नहीं हो पाए थे। ये 4 क्यों लाए गए थे? 4 इसलिए लाए गए थे क्योंकि अगर भारत में बात करें तो भारत में इस समय कुल मिला के 29 ऐसे कानून हैं जो श्रम कानून के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी 29 कानूनों को इन 4 कोड्स में इंक्लूड कर दिया गया था और इन 4 कोड्स को लेके आया गया था। किंतु कहानी ये हुई कि 4 में से केवल एक पास हुआ और बाकी 3 को हमने स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया, जिसने इस पर चर्चा की कि ये क्या है, रूल कैसे बने या कि बनने चाहिए भी नहीं बनने चाहिए, ऐसे इन पर चर्चा की। इसकी रिपोर्ट अब पेश हुई है, तो ऐसा ये इसका संदर्भ है, उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। जब ये रिपोर्ट पेश हुई तो रिपोर्ट पेश होने के बाद देखिए अभी 19 सितंबर को भी अपनी गवर्नमेंट ने संसद में दोबारा से 3 बिल को पेश किया जो लेबर लॉ से संबंधित थे, जिसमें आपका जो पहला था वो था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, ये एक बिल था। दूसरा जो बिल था वो था द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अभी इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो था आपका वो था द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। ऐसे 3 बिल अभी संसद में पेश किए गए, इन 3 बिलों पर चर्चा होनी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2019 में 4 बिल लाए गए थे श्रमिकों संबंधित, जिसमें 29 नियमों को शामिल कर लिया गया था, उसमें से एक पास हुआ था और बाकी स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए थे। तो उसकी रिपोर्ट अब आई है और उस रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने क्या किया कि जो पिछले साल के 3 बिल रह गए थे उनको वापस ले लिया और उनको वापस लेने के बाद ये 3 बिल अभी संसद में प्रपोज किए गए हैं, इनका प्रस्ताव लाया गया है। इन्हीं लेखों के बारे में, इन्हीं के बारे में संसद में बातचीत की गई है, इस लेख में बातचीत इसमें की गई है। अब देखिए सरकार का कहना यह है कि ये जो 3 नियम हैं, ये 3 नियम हर तरीके से जो एम्प्लॉइज हैं और जो एम्प्लॉयर हैं उनके बीच के संबंधों को बदल देंगे, उनके बीच के संबंधों को और भी मजबूत कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चिंताएं हैं, कुछ इसमें विशेष बातें हैं जो विवाद का कारण बनी हैं, जिनकी वजह से विवाद हुआ है, ठीक है। अब इसके इन विवादों को बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बता दूंगा तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए सरकार क्या चाहती है, सरकार लगभग पिछले 2-3 सालों से ये चाहती है कि अपने देश में निवेश बढ़े, ठीक है। निवेश बढ़ाने के लिए वो व्यापारियों को आकर्षित करना चाहती है, ठीक है। व्यापारी आकर्षित कब होंगे? जब हमारे देश में निवेश के लिए आसान शर्तें होंगी, ठीक है। जिस भी देश में जितनी आसान शर्तें होती हैं उतने ही ज्यादा व्यापारी वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा, भारत एक बड़ा बाजार तो है ही, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। दूसरा, भारत में संसाधन भी प्रचुर मात्रा में है, संसाधनों की भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। तीसरा, भारत में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे से डेवलप हो रहा है, ये सब भी बातें ठीक हैं। तो सरकार का अब मुख्य ध्यान जो था वो केवल इस पर था कि हमने ये 3 काम कर दिए हैं, अब किसी प्रकार से शर्तों को भी आसान कर दिया जाए। शर्तों को आसान करेंगे तो व्यापारी अपने आप यहाँ पे निवेश करेंगे और अपने आप यहाँ पे निवेश हमारा बढ़ जाएगा। निवेश बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा और तमाम चीजें होंगी। तो उसी के संदर्भ में सरकार ने लेबर लॉज में कुछ ढील दी है, उन्हीं ढील पर यहाँ पर कुछ विवाद हुआ है, उन्हीं पर सारी बातें करते हैं। तो सारी बातों को नहीं करेंगे, बस जिन चीजों पर विवाद है उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कुछ एक
हमारा दृष्टिकोण बन पाए, ठीक है ना। तो देखिए पहली बात क्या करिए इनमें, पहला अगर हम विवाद देखें तो फैक्ट्री एक्ट 1948 की हमें बात करनी पड़ेगी। फैक्ट्री एक्ट 1948, 1948, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कोई भी ऐसी निर्माण इकाई को हम फैक्ट्री तब कहेंगे जब वहां पर 10 वर्कर के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रयोग हो रहा हो, अथवा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रयोग नहीं हो रही हो तो कम से कम 20 वर्कर वहां पे काम कर रहे हो। ऐसी किसी भी निर्माण विधि को, निर्माण यूनिट को हम लोग फैक्ट्री बोलेंगे। ये कहा था फैक्ट्री एक्ट 1948 में, ठीक है। अब सरकार ने क्या किया, जो नए एक्ट पास किए हैं, जो नए एक्ट लेके आई है सरकार, हालांकि अभी ये पास नहीं हुए हैं तो इनको हम एक्ट नहीं बोलेंगे, इनको केवल विधेयक बोलेंगे, बिल्स बोलेंगे। तो इन बिल में सरकार ने कहा है कि ये 10 की जगह 20 और ये 20 की जगह 40, यानी अब केवल ऐसी निर्माण यूनिट्स को ही हम फैक्ट्री बोलेंगे जहां पर कम से कम 20 वर्कर काम करें विद्युत के साथ, या फिर 40 वर्कर काम करें बिना विद्युत के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। अब इससे क्या होगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि फैक्ट्री एक्ट में जितने भी अधिकार श्रमिकों को दिए गए हैं वो अब उनको नहीं मिल पाएंगे अगर उनकी जो कंपनी है, जो उनकी निर्माण इकाई है, वो उसमें 20 और 40 से कम काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? कि मान लीजिए अब कोई फैक्ट्री ऐसी है जिसमें 12 वर्कर काम करते हैं, ठीक है, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग होता है, तो वो क्या थी, पहले के रूल के हिसाब से क्या थी, वो फैक्ट्री थी और यहाँ के 12 लोगों को उन अधिकारों का सब मिलेगा लाभ। लेकिन अब क्या है, वो फैक्ट्री नहीं है, अब वो उस लिमिट से निकल गई है। अब वहां पे कम से कम 20 लोग काम करने चाहिए, तभी वो फैक्ट्री बनेगी और तभी वहां के सारे लाभ जो है वहां के श्रमिकों को मिलेंगे। तो इस पर काफी विरोध हो रहा है। इस तरीके से देखा जाए तो सरकार ने क्या किया है, बहुत सारी इकाइयों को फैक्ट्री से निकाल दिया है, फैक्ट्री की लिस्ट से निकाल दिया है, और इससे क्या होगा, कई सारे श्रमिकों के अधिकार मारे जाएंगे। दूसरा दूसरा इसमें क्या डिस्प्यूट है, देखिए दूसरा डिस्प्यूट क्या है। दूसरे की बात करें तो हमें बात करनी पड़ेगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता था कि देखिए अगर 100 वर्कर कहीं पे काम कर रहे हैं, यानी कम से कम 100 वर्कर अगर किसी यूनिट में काम कर रहे हैं, तो ऐसी यूनिट का मालिक अपने वर्करों के बारे में अगर कोई भी बदलाव करना चाहता है, चाहे उनकी तनख्वाह में बदलाव करना चाहता हो, उनके रिटायरमेंट प्लान में बदलाव करना चाहता हो, उनकी पेंशन में बदलाव करना चाहता हो, उनके ले ऑफ में बदलाव, किसी भी तरह की बदलाव अगर करना चाहता है, तो 100 वर्करों के यूनिट के मालिक को सरकार से आज्ञा, अनुमति लेनी होगी, तब वो चेंज कर पाएगा। सैलरी घटानी है, बढ़ानी है, पेंशन बढ़ानी है, घटानी है, रिटायरमेंट बढ़ाना है, घटाना है, किसी एम्प्लॉय को रखना है, निकालना है, इन सब के लिए वो सरकार से अनुमति लिए बिना नहीं कर सकता था। अब सरकार ने जो नियम लाया है उसमें इसको भी बदल दिया। अब उन्होंने कहा कि ये नियम अब 100 पर लागू नहीं होगा, 300 पर लागू होगा। यानी अगर आपकी यूनिट में 300 वर्कर से ज्यादा या 300 वर्कर काम कर रहे हैं, तो आपको उनके संबंध में सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है। अगर 300 से कम काम कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, आप जो चाहें वो कीजिए, जैसा बदलाव करना चाहें वो कीजिए। अब ये तो एक सीधी सी बात है, अधिकारों का हनन हुआ। अब जहां पर मान लीजिए 200 वर्कर काम कर रहे हैं, 150 वर्कर काम कर रहे हैं, या 300 वर्कर से कम काम कर रहे हैं, वहां के इंप्लॉइज तो अब इनसिक्योर हो गए, वो तो असुरक्षित हो गए। उनको तो कभी भी निकालेंगे, कभी भी बढ़ाएंगे, सैलरी कुछ भी देंगे, कितनी बढ़ाएंगे, कितनी कम करेंगे। तो ऐसा यहां पर भी श्रम अधिकारों का हनन हुआ। इस पर भी विवाद चल रहा है जो सरकार ने अभी किया है। और इसमें एक और बात देखिए सरकार ने कही है, सरकार ने यह भी कहा है कि 300 की जो लिमिट है ना, ये भी राज्य सरकार चाहे तो बढ़ा सकती है। यानी अगर राज्य सरकार को लगता है कि कोई नई कंपनी, कोई नई यूनिट लग रही है जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, नए रोजगार बढ़ रहे हैं, तो ऐसी कंपनी की इच्छा के अनुरूप ये वाली जो लिमिट है 300 से बढ़कर 500, 600, 700 भी कर सकती है। ये भी राज्य सरकार को उन्होंने इसमें ताकत दी है। तो इसकी वजह से तो फिर आगे ये होगा कि अप टू 500 कर देंगे, अप टू 1000 कर देंगे। इसका मतलब जितने भी लोग काम करने आएंगे, जितने भी लोग यूनिट बनाएंगे, उसके नीचे जो आएंगे लोग फैक्ट्री में आएंगे ही नहीं, फैक्ट्री एक्ट में आएंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें तो इतने वर्कर काम ही नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आगे अगर रूल आ जाता है कि अप टू 500 वर्कर्स तक जो है ये वाला नियम अप्लाई नहीं होगा,
इसका मतलब जिस भी कंपनी में अगर मान ले 400 वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो तो उन वर्करों की सैलरी बढ़ाने घटाने, पेंशन बढ़ाने घटाने, रिटायरमेंट बढ़ाने घटाने के लिए बिल्कुल फ्री हो गया। सरकार से बिना परमिशन लिए वो काम करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो श्रमिकों की यहाँ पे छीन ली गई, उनके अधिकारों का हनन हुआ, और इन्हीं पर विवाद चल रहा है। ये सब करा इसीलिए गया है कि ताकि जो कंपनियां हैं वो आकर्षित हो। अब देखिए कंपनियों को तो यहाँ पे फायदा ही होगा ना, जितने भी व्यापारी हैं उनको निवेश करने के लिए यहाँ पे फायदा होगा, वो आसानी से निवेश कर पाएंगे। लेकिन जो श्रमिक हैं उनके अधिकारों में कहीं ना कहीं यहाँ पे बदलाव हुआ है। ठीक है। इसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट था 1947 का, उसके अनुसार भी जो 100 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनी है, उसमें जो रोल और एम्प्लॉय है वो डिसाइड करना होता था। देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूं, एक एक्ट आपके बारे में और समझ लीजिए। एक तीसरी बात करते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट की बात हम करते हैं 1947 की। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। ठीक है। इसमें क्या था, इसमें यह था कि अगर कहीं भी किसी कंपनी में 100 वर्कर तक काम कर रहे हैं, तो उन 100 वर्कर्स के जो रोल हैं वो डिसाइड करने होते थे। वर्कर्स के जितने भी रोल हैं वो डिसाइड करने होते थे, ठीक है, कि किस वर्कर से क्या काम लिया जाएगा। अब इसको भी हटा दिया गया है। नए जो नियम है उसमें सरकार ने यही कहा है कि इसमें भी आपको कोई कोई वो नहीं है जरूरत कि आप किसी भी कर्मचारी के रोल को डिसाइड करें या किसी भी कर्मचारी के रोल को डिसाइड ना करें। तो इसमें भी अब एम्प्लॉय का क्या है, जब कोई एम्प्लॉय रखा जाएगा तो उसका रोल ही नहीं पता है, अब उससे आप कोई भी काम करा लीजिए, है ना, वो भी एक चीज है, वो भी यहाँ पर गड़बड़ होगी। तो सरकार ने यहाँ पर भी एक ताकत दी है राज्य सरकार को कि कोई भी नई कंपनी अगर लगती है या फिर कोई पहले से जो स्थापित कंपनी है, अगर वो किसी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा रही है, रोजगार को बढ़ा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग इन नियमों को भी हटाया जा सकता है। ठीक है। ये सब काम जो सरकार ने किए हैं, इनसे कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर की हम बात करें तो वो तो देखिए निवेश तो बढ़ेगा। जब हमने नियम इतने ढीले कर दिए हैं तो निवेश तो बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन जो श्रमिक हैं उनके अधिकार कहीं ना कहीं छिन जाएंगे, उनका शोषण जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो इसी बात पर यहां पर विवाद चल रहा है। अगर हम बात करें कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन की, देखिए कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करना यहां पर बहुत जरूरी है। कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है, इनकी बात करना यहां पर जरूरी है। तो अगर बात करें इनकी, तो देखिए ये कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन सुनिश्चित करते थे कि किसी भी कार्यस्थल पर वातावरण कैसा है, वहां पर क्या श्रमिकों के लिए वातावरण सही है काम करने का अथवा नहीं है, ट्रेड यूनियन वहां पर है या नहीं है, ले ऑफ वहां पर है या नहीं है, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो भी यही रिलेशन कोड करते थे। ठीक है। जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हैं वो भी इनके अकॉर्डिंग काम करते थे। लेकिन अब राज्य सरकार के पास ये अधिकार होगा कि किसी भी कंपनी के लिए वो कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में छूट दे सकती है, इनको हल्का कर सकती है, इनको या फिर खत्म कर सकती है। अगर इसको मान लीजिए खत्म कर दिया गया, तो जितने भी कार्यस्थल के वातावरण थे, ट्रेड यूनियन थी, ले ऑफ थे या डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स थे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थे, उनके बारे में किसी भी कंपनी को अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इन सबके बिना भी एम्प्लॉयज से काम ले सकती है। तो कहीं ना कहीं कंपनी को फायदा हुआ, लेकिन श्रमिकों का यहाँ पर अधिकार छिना है, इस पर काफी अधिक विवाद चल रहा है। इसके अलावा कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। 2020 के प्रावधान के तहत राज्य सरकार इसको भी हटा सकता है, जो कि जो एम्प्लॉयज के वर्किंग आवर्स हैं, जो वहाँ की स्पेशल लीव्स हैं, या जो वहाँ पे कार्यस्थल पर प्रकाश और हवा की व्यवस्था है उसको देखता था, वेलफेयर मीजर जितने भी थे एम्प्लॉयज के उनको देखता था, तो उसको भी सरकार ने अब नए नियम के तहत हटाने का प्रस्ताव दिया है। तो ये काफी विवाद का विषय इस समय बन गया है। इसी प्रकार जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल होती है, यानी जो संविदा पर कर्मचारी होते हैं, तो उनके लिए तो पहले से ही कोई नियम नहीं है, उनकी सामाजिक सुरक्षा तो पहले से ही नहीं है, तो उनको भी यहाँ पर कम कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि देखिए पहले नियम क्या था कि अगर कोई भी ठेकेदार या अगर कोई भी कंपनी कम से कम 20 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को रखती है तो वो नियमों के अंतर्गत आते थे। लेकिन सरकार ने अब इसको बदल दिया है, अब कम से कम 50 अगर रखेगी वो तो नियमों के अंतर्गत आएगी, अदरवाइज वो नियमों के बिना, नियमों को ताक पे रखकर भी काम उनसे ले सकती है। तो ये काफी हद तक श्रमिकों का बहुत अधिक शोषण यहाँ पे होगा इन नियमों से, इसी वजह से यहाँ पर इतनी दिक्कत आ रही है, यहाँ पर इतना विवाद चल रहा है। महिलाओं के बारे में अगर बात करूं मैं, तो आपको देखिए जो 2019 का जो लॉ था उसमें महिलाओं के लिए बात की गई थी कि महिलाओं को खतरे वाले काम, जहां पर भी जान का रिस्क है या फिर जहां भी कठिन काम है, वहां पर महिलाओं को जाने से रोका जाए, यानी वो काम महिलाओं को ना करने दिए जाए। लेकिन 2020 की बात करें तो 2020 में इसे भी नहीं रखा गया है।
यानी महिलाओं को भी आप कहीं भी लगाइए, कहीं भी कैसा भी काम कराइए। तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं और यही सब विवाद के कारण यहाँ बने हुए हैं। तो लेखक ने इन्हीं सब चिंताओं को अपने इस लेख में उठाया है और लेख में बताया है कि किस प्रकार ये नियम लाए गए हैं और किस प्रकार ये नियम आगे नुकसानदेह हो सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले नियम की, अगले आर्टिकल की। इंडिया इन द अब्राहम अकॉर्ड्स, पेज नंबर 7 पर है, जीएस पेपर 2 से ही ये संबंधित है। तो देखिए, इंडिया और अब्राहम अकॉर्ड की अगर बात करें तो ये बहरीन, यूएई और इजराइल का जो इस समय गठजोड़ चल रहा है उसके संबंध में भारत की चिंताओं को व्यक्त करता है और लेखक ने यही कहा है कि उसके संबंध में किस प्रकार की चिंताएं यहाँ पर होंगी। तो एक बार जरा इसका संदर्भ देख लेते हैं। देखिए, इजराइल के बारे में हम सभी जानते हैं कि इजराइल एक तरह से आत्मनिर्भर देश है। चाहे एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, चाहे हेल्थ का फील्ड हो, चाहे डिफेंस का फील्ड हो, चाहे तकनीक का फील्ड हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात कर लें, इजराइल अपने आप में हर जगह माहिर है। और इसी वजह से इजराइल इंडिया को टक्कर दे सकता है किसी भी तरह के व्यापारिक प्रतिद्वंद में। और ये व्यापारिक प्रतिद्वंद अब इंडिया के सामने आने वाला है। कैसे आने वाला है? देखिए, इजराइल और मध्य एशिया के जो देश हैं, जिसमें जितने भी अरब कंट्रीज हैं या गल्फ कंट्रीज हैं वो रहती हैं, तो इजराइल का लंबे समय से इन सभी अरब कंट्रीज से और गल्फ कंट्रीज से एक विवाद रहा है, इनसे संघर्ष रहा है, इनसे एक तरह की दुश्मनी रही है। इस वजह से जो इजराइल है वो कभी भी इन देशों के अंदर नहीं घुस पाया और इन देशों में किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पाया। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इन देशों में है। चाहे हम डिफेंस को लेकर ले लें, चाहे और भी क्षेत्रों में ले लें, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में ले लें, फूड प्रोडक्ट्स में ले लें, इंडिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएई है, बहरीन है, या फिर जो यमन है, ओमान है, कतर है, इन देशों में काफी इन्वेस्टमेंट भारत का है। अब नई कहानी ये है कि अभी इजराइल ने यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट और बहरीन बहरीन ठीक है, इन दो देशों से कुछ समझौते किए हैं, कुछ शांति समझौते किए हैं। ठीक है, इन समझौतों के बाद अब जो यूएई और बहरीन है यहां पर इजराइल की एंट्री हो जाएगी। इनके संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए इजराइल की एंट्री यहां पर हो जाएगी। और क्योंकि इजराइल पहले से ही परिपक्व है, पहले से ही एकदम अपने अंदर स्ट्रांग है हर क्षेत्र में, तो उसके इन्वेस्टमेंट यहां पर डेफिनेटली बढ़ेंगे। अब क्योंकि इन देशों से भारत के संबंध बहुत पुराने और बहुत अच्छे संबंध हैं, यूएई बहरीन की बात करें तो लगभग लगभग 8 मिलियन भारतीय यहां पर काम करते हैं इन देशों में। वो देशों से वहां से लगातार हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर भारत में भेजते हैं। तो वो अब थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि मैन पावर के मामले में भारत तो मैन पावर दे ही रहा है, साथ में इजराइल भी स्किल्ड मैन पावर इन देशों को दे सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत के हितों पर प्रभाव यहां पर पड़ेगा। देखिए, अभी क्या हो रहा है ना, अभी पैक्स अमेरिका फिलॉसफी का यूज हो रहा है। एक टर्म याद कर लीजिए, पैक्स अमेरिका फिलॉसफी। ठीक है, ये क्या होती है? ये होती है कि अमेरिका क्या करता है, अमेरिका किसी भी क्षेत्र को चुनता है और वहां पे ये तय करता है कि उस क्षेत्र में अमेरिका जो रहे वो पावरफुल रहे। ठीक है, और बाकी सारे जो देश हैं उस रीजन में वो सब अमेरिका के समर्थन में रहें, अमेरिका के दोस्त बन के रहें, और इस तरीके से पूरे उस क्षेत्र का डेवलपमेंट अमेरिका करता है। ऐसी पॉलिसी को हम कहते हैं पैक्स अमेरिका पॉलिसी। मतलब उस क्षेत्र में जिस भी क्षेत्र को चुना जाएगा वहां पर जो नेता है वो अमेरिका रहेगा और बाकी सारे देश उसकी छत्रछाया में डेवलप करेंगे। तो ऐसी ही पॉलिसी का अब यहाँ मध्य एशिया में लगभग लगभग फॉलो हो रहा है। यहाँ भी सारे देश जो है अमेरिका की छत्रछाया में ये सब कर रहे हैं काम। आपको बता दूं मैं, जो इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में समझौता जो हुआ है ये भी अमेरिका की उपस्थिति में ही हुआ है। अमेरिका की उपस्थिति के कारण ही इन दोनों तीनों देशों के बीच में शांति समझौते हुए हैं। और अमेरिका की उपस्थिति की वजह से ही जो यूएई और बहरीन और बाकी अरब देश इजराइल से एक बात से चिढ़ते थे वो था फलस्तीन मुद्दा। तो वो फलस्तीन मुद्दे को भी कहीं ना कहीं अभी इन सब देशों ने छोड़कर अपने व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए, एक बात मैं आपको और बताऊं, इन सभी क्षेत्रों में जो एक देश है ईरान, ये ईरान साफ तौर पर अमेरिकी विरोधी देश है। और अमेरिका का यही प्लान है कि बाकी सभी देशों को ईरान के विरुद्ध कर दिया जाए, यानी ईरान से उसके संबंधों को तोड़ दिया जाए। और इसीलिए शायद ये सारा काम चल रहा है और इसीलिए शायद इस प्रोपेगेंडा पर काम कर रहा है अमेरिका और बाकी देश भी मिलके कि ताकि ईरान को यहाँ पे अलग थलग करा जाए। वही मैंने कहा ना, पैक्स अमेरिका फिलॉसफी, कि जो अमेरिका के साथ रहेगा वो डेवलप करेगा, जो अमेरिका विरुद्ध रहेगा वो डेवलप वहां पे नहीं करेगा। तो ये सब काम पूरा चल रहा है।
हम जानते हैं सभी, जितने भी अरब देश हैं, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, वो सभी इजराइल से फलस्तीन के मुद्दे पर चिढ़े हुए रहते थे। इजराइल ने फलस्तीन पर उसका जो एक विवादित हिस्सा है उस पर भी कब्जा किया हुआ है, तो इस तरह की बातें थी। लेकिन अब की जो चीजें हैं वो फलस्तीन मुद्दे को पीछे छोड़ गई हैं, यानी वो भी अब इनके आड़े नहीं आ रहा है। और भविष्य में उम्मीद है कि आगे भी कई और अरब देश हैं वो इजराइल से इस बात के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें भारत की चिंताएं वाली बात अगर हम करें कि भारत को इससे क्या क्या चिंता हो सकती है, तो सबसे बड़ी चिंता जो ये है वो है टेक्नोलॉजी, हेल्थ और टूरिज्म। ये तीन क्षेत्र हैं। देखिए, तकनीक, पर्यटन और स्वास्थ्य। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो इन तीनों ही चीजों में इजराइल भारत से तो आगे है ही। तकनीक के मामले में, पर्यटन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, तीनों ही मामले में इजराइल जो है भारत से आगे है। अब मैं आपको बताऊं कि यूएई में जो रियल एस्टेट का सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर है वो भारत ही है। ठीक है, रियल एस्टेट में। लेकिन क्योंकि अब इजराइल की भी एंट्री हो गई है, तो यहां पर भारत को सीधी टक्कर मिलेगी इजराइल से। यह भारत के लिए चिंता वाली बात है। दूसरा, तकनीक के मामले में भारत को अपनी पूरी चुनौती मिलेगी इजराइल से। और तीसरा, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो फार्मा के क्षेत्र में भारत का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी इजराइल सीधी चुनौती भारत को देने वाला है। तो यह भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता वाली बात यहां पर है। देखिए, इजराइल और भारत के संबंध अच्छे हैं, ये बात सही है। लेकिन जो अब स्थिति बन रही है, तो उसके संबंध में अगर देखा जाए तो भारत और इजराइल के सीधे हित यहां पर टकरा सकते हैं, जिसके आगे आने वाले परिणाम हम लोग देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, अगर हम देखें यूएई और भारत की बात करें या गल्फ कंट्रीज की बात करें, तो लगभग मैंने बताया आपको कि $8 मिलियन करीब का 8 मिलियन जो वहां पे लोग हैं वो भारत के वहां पर रहते हैं, जो मिलियंस ऑफ डॉलर में भारत में भेजते हैं। तो बहुत बड़ा व्यापार भारत का वहां पर है, काफी इन्वेस्टमेंट भी भारत का है। लेकिन अब क्योंकि इसराइल वहां पर आ गया है, तो भारत का प्रतिबंध वहां पर बढ़ जाएगा। एक जो दूसरा खतरा है, देखिए वो दूसरा खतरा क्या है। देखिए, अभी फलस्तीन का मुद्दा जो है वो इन देशों ने छोड़ दिया। किन देशों ने? यूएई और बहरीन ने छोड़ दिया है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इजराइल ने मिस्र और जॉर्डन से भी बहुत पहले ही शांति समझौते किए हुए हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो फलस्तीन के मुद्दे को छोड़ने वाले कुछ देश बन रहे हैं अरब कंट्रीज में भी। यूएई हो गया, बहरीन हो गया, मिस्र हो गया, जॉर्डन हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो ईरान है या फिर जो पाकिस्तान है, ठीक है, या फिर जो और भी देश हैं, वो फलस्तीन के मुद्दे को पीछे से उठाएंगे अब, क्योंकि उनके पास अब मौका है। बाकी देशों ने छोड़ दिया है, तो वो भावनात्मक रूप से इस मुद्दे को उठाएंगे। जब आधे देश इस मुद्दे को उठाएंगे और बाकी आधे देश इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं टकराव और वहां पे एक जो टकराव की स्थिति है वो बनेगी। इस टकराव की स्थिति में हो सकता है कि वहां पर गृह युद्ध छिड़ जाए, या वहां पर कुछ देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाए, या और किसी प्रकार की वहां पर कोई घटना घटित हो जाए। इन सब चीजों में जो भारत का इन्वेस्टमेंट है वहां पर, ओमान में जैसा कि मैंने आपको बताया, यमन में मैंने बताया, कतर में बताया, यूएई में बताया मैंने आपको, जो भारत का वहां पे इन्वेस्टमेंट इस समय है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, अगर वहां पे कोई भी घटना इस प्रकार की बनती है, द्वंद्व की घटना सामने आती है। तो दोनों इशू भारत के लिए खतरनाक हैं, चाहे वो व्यापारिक इशू हो जो इजराइल से उसे देखने को मिलेगा, और चाहे वो यहाँ पर एक टकराव की स्थिति हो जिससे उसका इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा। ये भारत को यहाँ पर एक अपना पैंतरा लगाना पड़ेगा, जिससे वो दोनों ही तरीके से बच सके। अगर इन देशों में किसी भी प्रकार का जिहादी वॉर अगर छिड़ता है, तो उसका सीधा नुकसान भारत को यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर यूएई और बहरीन की बात करें, तो यूएई और बहरीन भी अब अपना इकोनॉमिक और डिफेंस का जो कोऑर्डिनेशन है वो इसराइल के साथ बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे। जब संबंध बढ़े हैं तो हर एरिया में बढ़ेंगे। इसराइल को भी नया बाजार मिलेगा, और यूएई बहरीन को भी नया मार्केट वहां पर मिल सकता है इसराइल के रूप में। देखिए, एक शब्द का इस लेख में प्रयोग किया गया है, और वो शब्द है इंटरपोर्ट्स। इंटरपोर्ट्स, ठीक है। ये इंटरपोर्ट्स क्या होते हैं? इंटरपोर्ट्स उस जगह को हम लोग बोलते हैं जहां पर कोई भी एक्सपोर्ट का माल लाकर उसको कई अन्य जगहों पर भेजा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस लेख में कहा गया है कि यूएई और बहरीन अब इसराइल के लिए क्या करेंगे, एक तरह से इंटरपोर्ट्स का काम करेंगे। मतलब इजराइल जो है वो यूएई और बहरीन में अपने माल को लेके आएगा, और यहां से फिर अन्य देशों में, यहां से फिर अन्य जगहों पर उसको भेजेगा। तो ऐसे इंटरपोर्ट की तरह भी यूएई और बहरीन काम कर सकते हैं, जो सीधे सीधे इंडिया को टक्कर देंगे। इसराइल के मामले में मैंने पहले ही बताया कि चाहे मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो एनर्जी का क्षेत्र हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे सर्विलांस इक्विपमेंट हो, चाहे वो एरिड फार्मिंग हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, किसी भी एरिया में इसराइल भारत से आगे है, भारत से स्ट्रांग है, और इसलिए भारत को यहां पर चुनौती वो दे सकता है। मैन पावर के मामले में भी इसराइल स्किल्ड लेबर उपलब्ध करा सकता है इन देशों में, जो अब तक भारत उपलब्ध कराता रहा है। तो अब वो इसराइल वहां पर काउंटर कर सकता है इंडिया को।
साथ में जो इजराइल के स्टार्टअप हैं, देखिए इजराइल स्टार्टअप के मामले में बहुत फेमस है। इजराइल में जितने भी स्टार्टअप्स हैं वहां पर अब यूएई और बहरीन अपना इन्वेस्टमेंट ले जा सकते हैं। यानी जो भी इन्वेस्टमेंट भारत में आ सकता था वो अब इजराइल की स्टार्टअप कंपनीज में जा सकता है। तो ये भी भारत के अंदर एक समस्या है, इस समय भारत की चिंता की बात है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इस तरह की चिंताओं के साथ ये लेख लिखा गया है जिसमें भारत को अपना इन्वेस्टमेंट बचाना है और किस तरह के संबंध आगे भारत को रखने हैं उन पर यहाँ पर बात की गई है। देखिए मैं भारत की दृष्टि से बताऊं आपको तो भारत का फार्मा की बात करें तो फार्मा में भारत का अच्छा एकदम पकड़ है, या फिर जो वहाँ पर जो रियल एस्टेट है वहाँ पर अच्छी पकड़ है। इसके अलावा जो वहाँ पर लाइट इंजीनियरिंग है उसके क्षेत्र में भारत की अच्छी पकड़ यहाँ पर है। तो ये मैं आपको पहले बता दूं, बट भारत को यहाँ पर भी चुनौती मिलने की पूरे चांसेस हैं जो भारत को यहाँ पर ध्यान में रखने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सही कथन आपको चुनना है। तो पहला इसमें ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव की व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। क्या ये बात सही है या गलत है आपको पहचाननी है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। क्या ये बात सही है। तीसरा, अविश्वास प्रस्ताव न्यूनतम 50 सदस्यों द्वारा लाया जाना चाहिए। क्या ये बात सही है, ये आपको पहचाननी है। तो अगर बात करें तो ये तीनों ही बातें यहाँ पर सत्य हैं, तीनों ही कथन सत्य हैं। यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव की व्याख्या संविधान में नहीं की गई है, ये भी बात सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये भी सही है। और अविश्वास प्रस्ताव के लिए न्यूनतम 50 सदस्य आवश्यक हैं, ये भी बात सही है। तो कहां से आया क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 8 अपोजिशन एमपीज जो थे वो सस्पेंड किए गए थे भी राज्यसभा से, अनरूली बिहेवियर के कारण उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो वहीं से न्यूज आई है। देखिए क्या है ये, क्या है। हमने अभी पढ़ा कि राज्यसभा में हंगामा हुआ था, जो एग्रीकल्चरल बिल था उसके विरोध में कुछ सांसदों ने हंगामा किया था, उसके बाद उनको वहां से निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, देखिए निलंबित करने के बाद क्या हुआ कि जो सांसद हैं उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव वहां पर लाए। उनका ठीक है, अगर आप हमको निलंबित कर रहे हो तो हम आपको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव को भी जो राज्यसभा के चेयरमैन है, राज्यसभा के जो स्पीकर हैं, जो सभापति हैं वेंकैया नायडू जी, उन्होंने तुरंत इस अविश्वास प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। क्यों कर दिया खारिज, यहां से क्वेश्चन आया अविश्वास प्रस्ताव का, ठीक है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, पहली बात तो इसकी संविधान में कहीं भी व्याख्या नहीं की गई है, ठीक है। संवैधानिक नहीं है, संविधान में कहीं भी इसकी व्याख्या नहीं की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स के लिए ये कि संविधान में इसकी व्याख्या है या नहीं है। आपको व्याख्या नहीं है, ये ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर संविधान में व्याख्या नहीं है तो ये कहां से आया। तो देखिए संविधान में ही एक आर्टिकल है 118, ये आप ध्यान कर लीजिए। एक आर्टिकल है 118 जिसमें बात की गई है कि संसद अपने लिए, स्वयं के लिए नियम बना सकती है कि संसद के सदनों को किस प्रकार चलाया जाए। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। 118 आर्टिकल के द्वारा यह नियम बनाया गया है कि संसद अपने सदनों को चलाने के लिए किसी भी प्रकार के नियम बना सकती है। इसी के रूल नंबर 198 से 198 से अविश्वास प्रस्ताव की बात की गई है, सही है। यहां से हम लोग अविश्वास प्रस्ताव को पास करते हैं। अब दूसरी बात, एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 50 सदस्य चाहिए। तो वेंकैया नायडू ने यही कहा कि आपके पास 50 है ही नहीं। जब 50 आपके पास समर्थन में लोग नहीं है, सांसद नहीं है, तो कैसे मैं अविश्वास प्रस्ताव को आगे प्रमोट कर दूं या आगे उसके लिए मैं कहानी कर दूं। आपके 50 सदस्य नहीं है, जब 50 सदस्य होंगे तो मैं आराम से उसको करवा दूंगा, आराम से आप पास करिएगा, आराम से आप लाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी मैं एक बात बताऊं आपको, वेंकैया नायडू ने एक बात और भी कही यहां पर कि डिप्टी स्पीकर जो हैं, अगर हम लोग बात करें डिप्टी स्पीकर की जिनको हटाने के लिए लाया गया था, तो डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए ये नियम है आर्टिकल नंबर 90 का। क्या नियम है कि अगर डिप्टी स्पीकर को हटाना है तो कम से कम 14 दिन पूर्व उसका नोटिस देना होगा। अगर आपको हटाना ही था तो आप कल नोटिस देते और अगले 14 दिन के बाद वो हट जाता, लेकिन आपने कल ही हंगामा कर दिया क्योंकि शायद आपको हटाना नहीं था, आपको केवल न्यूज कलेक्ट करनी थी, आपको केवल अपनी न्यूज में आना था। तो ये भी वेंकैया ने कहा कि अगर आपको हटाना था तो आप 14 दिन पहले नोटिस देते, उसके बाद हम लोग इसको हटा देते, ठीक है। तो ये सब पूरी कहानी इसमें दी हुई है। तो आपको यहाँ पे 2-3 बातें ध्यान रखनी है, एक तो 118 आर्टिकल, एक 90 आर्टिकल और एक रूल नंबर 198, और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जो भी बातें हमने की हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आगे बात कर लेते हैं अगली न्यूज की तरफ, अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है साइनो, असत्य कथन चुनना है। देखिए इसमें से साइनोबैक्टीरिया केवल पानी में पाया जाता है। दूसरा, साइनोबैक्टीरिया के कारण हाथियों का केंद्रीय तंत्र का तंत्र खराब हो गया था, अभी मैं इसके बारे में एक न्यूज बताऊंगा।
दूसरा, हाल ही में बोत्सवाना में 330 हाथियों की मृत्यु साइनोबैक्टीरिया के कारण हो चुकी है। और तीसरा, साइनोबैक्टीरिया के कारण हाथियों में न्यूरोटॉक्सिन का निर्माण हो गया था। इसमें कौन सा असत्य है? तो देखिए, इसमें पहला जो पॉइंट है ये असत्य है, केवल पानी में पाया जाता है ये असत्य है। पानी के अलावा ये मिट्टी वगैरह में भी पाया जाता है, तो यहाँ पर ये कथन असत्य हो गया। बाकी तीनों ठीक हैं। तो ये आपने न्यूज़ देखी ली, हाल ही में बोत्सवाना में भी 330 हाथियों की मृत्यु हुई थी, तो उसके संबंध में एक न्यूज़ थी, वहां से एक क्वेश्चन आया। अब न्यूज़ की बात कर लेते हैं। देखिए, तो न्यूज़ की बात अगर मैं करूं तो अभी जून की न्यूज़ है। जब जून में क्या हुआ था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है बोत्सवाना। ठीक है, तो बोत्सवाना के जंगलों में क्या हुआ था, वहां पर जो हाथी हैं उसमें से 330 हाथी करीब मारे गए थे। ठीक है, बोत्सवाना की अगर मैं बात करूं, बोत्सवाना हाथियों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। 1 लाख से भी अधिक हाथी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उन हाथियों में जो थे वो 330 हाथी असमंजस में थे। उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये जून में न्यूज थी। जब जून में न्यूज थी तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि उन हाथियों के सैंपल लिए गए, वहां के पानी मिट्टी के सैंपल लिए गए और एक जांच रिपोर्ट तैयार करी गई कि किस तरीके से हाथी मरे, क्यों मरे, ऐसा क्यों हो गया, कैसे इनका ये हाल हुआ। उसके लिए एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी, वो रिपोर्ट अभी आ गई है। सबसे बड़ी बात क्या थी, देखिए मैं आपको बताऊं कि उस समय जो हाथी ये मरे थे, इन हाथियों में क्या था, इनके दांत जो होते हैं ना, हाथी दांत, वो बिल्कुल ठीक ठाक लगे हुए थे। मतलब अगर इनको शिकार के लिए मारा गया होता तो देखिए, शिकार वाले क्या करते हैं, शिकारी, कि हाथियों के दांत ही ले जाते हैं वो, और दांत उनके बिल्कुल सही थे वहां पे। तो यही बात फिर सामने है कि जब दांत सही हैं तो फिर इनको शिकार तो किया नहीं गया, किसी और तरीके से इनको मारा गया या मरे हैं। तो फिर उसकी जांच हुई थी और उस जांच की पूरी रिपोर्ट अब आ गई है। वही रिपोर्ट के बारे में न्यूज अपने पेपर में आई है। अब यहाँ पे आपको 2 शब्द याद करने हैं। देखिए, एक तो साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया देखिए वो बैक्टीरिया होता है जो अपना प्रकाश संश्लेषण यानी अपना फोटोसिंथेसिस खुद ही कर लेता है और खुद ही फूड का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो वही साइनोबैक्टीरिया अभी वहां के पानी में पाया गया था। ठीक है, इस साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, ये पानी में वहां पाया गया। जब हाथियों ने वो पानी पिया तो उनकी बॉडी में न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन का निर्माण कर दिया। टॉक्सिन मतलब जहर, न्यूरो मतलब न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब समझ लीजिए, जो हमारा ब्रेन होता है, तो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं, जो ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं, उनको हम लोग बोलते होते हैं न्यूरॉन्स। तो ठीक है, ये इसने यही करा। जो साइनोबैक्टीरिया था, इसने वहां का जो पानी था उसको उसमें मिला और हाथियों ने जब पिया तो हाथियों के न्यूरॉन्स को खराब कर दिया, न्यूरॉन्स को इनएक्टिव कर दिया, वहां पर न्यूरोटॉक्सिन बनाया। उसकी वजह से उन हाथियों की मृत्यु हो गई। अब ये जांच रिपोर्ट हमारे पास आई कैसे, तो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल लाइफ करके वहां पे एक इंस्टीट्यूट है जिसने पूरी रिपोर्ट हमें बताई और इसके बारे में पूरी कहानी हमें बताई। अब यहाँ पे एक सवाल है। सवाल देखिए ये है कि अगर ये साइनोबैक्टीरिया पानी में घुल गया था और पानी पीने से हाथियों की मृत्यु हुई है, तो वहां पर फिर बाकी जानवर क्यों नहीं मरे, केवल हाथी ही क्यों मरे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर ऐसी बात होती तो केवल बाकी जानवर मरने चाहिए थे, वो क्यों नहीं मरे? तो उसके लिए फिर इस इंस्टीट्यूट ने कहा, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ ने कहा कि अभी इसकी भी जांच चल रही है। ये हमारे भी समझ से बाहर है कि बाकी जानवर क्यों नहीं मरे, इसकी भी जांच चल रही है। तो ऐसी ये पूरी इसके बारे में न्यूज़ है। एनवायरनमेंट से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको ध्यान में करने हैं 2-3 पॉइंट यहाँ पे जो मैंने आपको बताए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से विषयों को यूनाइटेड नेशंस ने स्वयं के लिए चुनौती माना है? देखिए, अभी यूएन का 75वां वर्षगांठ हुई थी, 75 साल पूरे हुए थे यूएन को। तो उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने अपने लिए चुनौती कुछ विषय बताए थे, कौन कौन चुनौतियां हैं, तो आपको पहचानना है। लैंगिक असमानता क्या यूएन ने अपने लिए चुनौती मानी है? जैव विविधता का नष्ट होना मानी है? परमाणु हथियार माने हैं या ये सभी माने हैं? तो उसका उत्तर ये सभी है। यूएन ने सभी को इनको अपना चुनौती माना है और सबसे गंभीर चुनौती माना है लैंगिक असमानता को, यानी जेंडर इनइक्वालिटी को। हमें याद रखना है। अभी एक न्यूज आई, वर्ल्ड फेसेस अ सरप्लस ऑफ मल्टीलेटरल चैलेंजेस, ये हमारे पेपर में अभी न्यूज आई थी। तो अभी यही हुआ था, यूएन के 75 ईयर्स, 75 साल पूरे हुए थे यूएन के। उसके बाद यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया था इस मामले में। उसी में कहा गया था कि यूएन ने जब से ये बना है, 1945 में बना था, उसके बाद से काफ़ी चुनौतियों का सामना करा है और बड़े बड़े अचीवमेंट भी लिए हैं। अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1918 में ख़त्म हुआ था, और उसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, लगभग लगभग 20 वर्षों के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 1945 तक ये चला था, 1945 में लगभग खत्म हुआ था, और 45 के बाद से आज तक कोई भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। तो ये यूएन की बहुत बड़ी एक अचीवमेंट बताया गया अभी के हाल के कार्यक्रमों में। इन अचीवमेंट के साथ साथ यूएन ने अपने लिए कुछ चुनौती भरे विषय भी माने हैं कि यूएन के सामने भी अभी चुनौतियां कुछ हैं जिनसे उन्हें निपटना है। उसमें लैंगिक असमानता को सबसे बड़ी चुनौती माना गया।
कि लैंगिक असमानता जो है वो विश्व में खत्म करनी है, वो अभी यूएन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे बड़ी चुनौती या ग्रेटेस्ट जो प्रॉब्लम है वो किसे माना है यूएन ने, तो वो लैंगिक असमानता है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कोलैप्सिंग, यानी जो बायोडाइवर्सिटी का एंड हो रहा है, जो जैव विविधता का अंत हो रहा है, उसको भी यूएन ने अपनी चुनौती के रूप में माना है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ रहे हैं, परमाणु हथियार बन रहे हैं, तो उनको भी अभी यूएन ने कहा है कि ये भी एक चिंता वाली बात है, यूएन को इस पर भी कंट्रोल लेना है, इसके लिए भी अपनी नीतियां बनानी पड़ेंगी। साथ में यूएन ने एक बात और भी कही है, जिस प्रकार से पूरे विश्व में घृणित जो स्पीच है, यानी जो हेट स्पीच है वो बढ़ रही हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को लेकर हो, किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर हो, या किसी भी विषय में जो घृणित विचार बढ़ रहे हैं, जो हेट स्पीच बढ़ रही हैं, तो वो भी यूएन ने माना है कि उसके लिए चुनौती है, उनको भी खत्म करना ही होगा। कोविड की बात करें, कोविड अभी चल रहा है, तो कोविड से तो यूएन ने कहा है कि हम सब मिलकर इससे निपट लेंगे, इससे हम लोग निकल जाएंगे, ऐसा कोविड के बारे में कहा है। हालांकि यूएन ने ये बात एक्सेप्ट की है कि इन सब चुनौतियों के लिए अभी सकारात्मक सॉल्यूशन यूएन के पास नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, सॉल्यूशन अभी यूएन के पास नहीं है, इन पर काम करना है, इनकी नीति हमें बनानी है कि किस तरीके से हम यहाँ से निकलें, ऐसा यूएन ने कहा। अभी जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के जो विजेता देश थे, वो सब मिले थे सैन फ्रांसिस्को में यूएन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, तब ये सारी बातें यहाँ पर हमने की हैं। आगे एक पूर्व अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या निम्न में से क्या हो सकती है? कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, या प्रशासकीय प्रत्योजन का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन के संबंध में। इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। ये आप ध्यान कर लीजिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई सारे एग्जाम्स में, तो आपके एग्जाम में बन सकता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ये उदाहरण है स्थानीय स्वशासन। आज के द हिंदू से कौन कौन से क्वेश्चन आपको मेंस के लिए तैयार करने हैं? तो दो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं मेंस के लिए। पहला क्वेश्चन है, संसदीय कार्यवाही में मतों के विभाजन के अधिकार तथा सदन के सदस्यों के कर्तव्यों के संबंध में नियम तथा उनके सार्वभौमिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। किस प्रकार मतों का विभाजन का अधिकार है, या उसके संबंध में सदन के कर्तव्य क्या हैं, सदस्यों के कर्तव्य क्या हैं, उनके सार्वभौमिक प्रभाव क्या हो सकते हैं, उन पर आपको चर्चा करनी है। दूसरा, राष्ट्र के उत्थान के लिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना वर्तमान की मांग है, इसको आपको जस्टिफाई करना है। दूसरा, इसी प्रश्न में आपको इंक्लूड करना है, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए श्रमिकों के अधिकारों, स्वामियों तथा सरकार के कर्तव्यों के बीच संबंधों पर प्रकाश डालना है। ऐसा आपको एक काम करना है। ये आज के कुछ पॉइंट थे, आलेख थे। नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे कुछ नए आलेखों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,